हेलो स्टूडेंट। जब साइंस को बनाया गया तो साइंस की दो ही ब्रांचेस इवॉल्व की गई। द फर्स्ट ब्रांच वाज फिजिकल साइंस एंड सेकंड ब्रांच इज बायोलॉजिकल साइंस। आज भी साइंस के यही दो मेन ब्रांचेस हैं और इनके अंडर में फिर बहुत सारी छोटी मोटी ब्रांचेस आती रहती हैं। देखिए, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो टर्म है स्टडी, इसका मतलब क्या होता है। कई मर्तबा हमारे पेरेंट्स हमको कहते हैं कि बेटा स्टडी करो, टीचर्स कहते हैं स्टडी कीजिए, हमारे फ्रेंड के पेरेंट्स कहते हैं, कई रिलेटिव्स हमको कहते हैं स्टडी कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि बुक निकालते हैं या रजिस्टर निकालते हैं, बुक में से रीडिंग करना है, हाईलाइट करना है, उसके बाद में रजिस्टर पे होमवर्क करना है। इसको स्टडी हम लोग समझते हैं, जो कि सरासर गलत है। देखिए, स्टडी का मतलब होता है डिटेल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन आप कीजिए, जितना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जितनी डिटेल में कर सकते हैं उतनी डिटेल में, और फिर उस ऑब्जर्वेशन के बाद आखिरी में एक कंक्लूजन निकालिए कि ये चीज का कंक्लूजन क्या है। उसे कहते हैं स्टडी। एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक पर्सन को लाके खड़े कर दूं जिसको ब्लैक कलर का बूट है, ब्राउन कलर की पैंट है, बेल्ट है, फिर ब्राउन कलर की वर्दी है, यहाँ पे 3 स्टार्स है दोनों कंधों पे लगे हुए, कैप है, कैप के ऊपर भी भारत सरकार का सिंबल है, और यहाँ पर रिवॉल्वर लगी हुई है। आप उस पर्सन को जब नीचे से ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, वेरी गुड पुलिस, तो आप ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे कहेंगे कि ये पुलिस है। अगर मान लीजिए आपने उसको देखा नहीं है, तो आप कैसा कह सकते हैं कि वो पर्सन पुलिस है। वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो कोई और चोर भी हो सकता है। जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, तब तक क्या आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। तो स्टडी का मतलब होता है डिटेल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। अब नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सभी चीजों को 2 फैक्टर्स में क्लासिफाई किया गया, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग को आप जब स्टडी करते हैं तो उसे फिजिकल साइंस में रखा जाता है। लिविंग थिंग को जब आप स्टडी करते हैं तो उसे बायोलॉजिकल साइंस में रखा जाएगा। सो बायोलॉजिकल साइंस इज सिंपली स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। अब जो नॉन लिविंग थिंग है बच्चों, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज नोन एज फिजिकल साइंस। तो नॉन लिविंग थिंग मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। ये आजकल के जमाने में मैटर की मीनिंग चेंज कर दी गई। मैटर का मतलब जैसा 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हम इंसानियत के नाते उनको बीच में छुड़ाने को जाओ कि जंदे भाई कूल माइंड से काम ले, तो वो कहते हैं कि हमारे मैटर में मत पड़। तो ये वो मैटर नहीं है। मैटर मतलब ऐसी चीज जिसके पास में मास है और वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम या स्पेस ऑक्युपाई कर सकती है। एग्जाम्पल, ये पेन देखिए आप, इस पेन का कुछ ना कुछ मास है, मतलब मुझे इसका थोड़ा बहुत भी तो लेकिन वजन महसूस होगा, और ये पेन अपने डायमेंशन के अकॉर्डिंगली एक स्पेसिफिक एरिया ऑक्युपाई कर सकती है। सो दिस इज कॉल्ड एज मैटर। सेकेंड थिंग, एनर्जी। एनर्जी के पास ना मास होता है और ना ही एनर्जी स्पेसिफिक स्पेस ऑक्युपाई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने घर में कंप्लीटली डार्कनेस कर दिया, अंधेरा कर दिया, और एक बल्ब को या लाइट को स्टार्ट किया, तो उसमें से जो रोशनी निकलेगी वो एनर्जी है। अब वो रोशनी अनलिमिटेड, जितना आपका रूम का वॉल्यूम है पूरा ऑक्युपाई कर लेगी, और जब रोशनी आपके बॉडी पर इंसिडेंट होगी तो आपको उसका वेट, मास महसूस नहीं होगा।
means energy, neither contain mass nor it has a specific type of volume. जितना वॉल्यूम मिलेगा सभी वॉल्यूम ये ऑक्युपाई कर लेगी एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी का कंसेप्ट फिजिकल साइंस में आएगा। अब हम बढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस की तरफ। डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग मतलब ऐसी चीज जिसमें जान है, जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट है। तो हर वो चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर लाइफ है, ऑफ कोर्स आप लोगों के अंदर भी लाइफ है, तो आप ऑर्गेनिजम्स है। तो जिसमें लाइफ प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। इस पेन में लाइफ नहीं है, चेयर में लाइफ नहीं है, बोर्ड में लाइफ नहीं है, ये हो गए नॉन लिविंग थिंग। आप इनको ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। अब सवाल, क्वेश्चन मार्क ये है कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज में लाइफ है और कौन सी चीज में लाइफ नहीं है। इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं। सबसे पहला फंडामेंटल है कि किसी भी चीज को लिविंग कहने के लिए, तो यहां पे अपन टाइटल के साथ लिखते हैं लिविंग क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया इज मेटाबॉलिज्म। ध्यान से देखिए, अपन एकदम इत्मीनान से स्टडी करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं हम लोगों को। मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सेल में ऑटोमेटिक या फिर नेचुरली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें कहते हैं मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल, यहां पे हम रफ वर्क परफॉर्म करेंगे स्लाइड पर। फॉर एग्जांपल, दिस इज सेल, आइदर इट इज प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकता है, मींस बैक्टीरिया, एंड इट मे बी यूकैरियोटिक सेल। लिविंग सेल के पास में दो कंडीशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है। द फर्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेकंड थिंग इज प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। Cell membrane is a flexible boundary which surround the cytoplasm. This is ground fluid. Cytoplasm is a ground fluid. Fluid means ये completely solid भी नहीं है और completely liquid भी नहीं है। चिपचिपा जो मटेरियल होता है, जैसा कि आप ऑयल देखते हैं, खाना बनाने का ऑयल या फिर हेयर ऑयल, ये जो ऑयल होते हैं इनको आप फ्लूइड कह सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म भी एक कलरलेस फ्लूइड है जिसका कोई कलर नहीं होता है। इस साइटोप्लाज्म में मान लीजिए एक रिएक्शन होती है जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, इस रिएक्शन में दो छोटे छोटे कंपोनेंट्स एक दूसरे में मिक्स होते हैं और इनको मिक्स करवाने का काम करेगा एंजाइम। ये दोनों छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको एंजाइम ने एक दूसरे में कंबाइन किया और एक बिग सब्सटेंस बन गया। उस बिग सब्सटेंस का या प्रोडक्ट का नाम है AB। सो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, two substrate get combined to each other and produce a bigger substance. This type of reaction is known as constructive type of reaction, and this constructive reaction is also known as anabolic reaction. याद रखिएगा, constructive reaction is called as anabolic reaction. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एक बड़ा सब्सटेंस होता है XY, एंजाइम इस सब्सटेंस को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है, और तोड़ने के बाद, ब्रेक डाउन करने के बाद छोटे छोटे पीसेस सेपरेट हो जाएंगे। वन इज X, अनदर इज Y. So this type of reaction is known as destructive reaction, and destructive reaction is known as catabolic reaction. Catabolic, destructive. Anabolic is a constructive reaction. So constructive reaction means formation of bigger substance, and destructive reaction means formation or production of small pieces from the large piece. Many chemical reactions or many anabolic reactions are simultaneously taking place in a cytoplasm of each cell. एक सेल में
इस तरह की कई एनाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती हैं। सभी एनाबॉलिक रिएक्शन को कलेक्टिवली मिलाकर कहा जाता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, द सम ऑफ all the anabolic reactions are collectively known as anabolism. Similarly, this type of catabolic reaction, many different type of catabolic reactions are simultaneously taking place in the cytoplasm of the cell. All the catabolic reactions are collectively known as catabolism. Catabolism means sum of all the catabolic reaction. So anabolism plus catabolism together be known as metabolism. ठीक है बच्चों, अब ये एकदम क्लियर चीज आपको याद रखनी है। एक एक बारीक बारीक चीजें हमने यहाँ पे स्टडी की है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो बहुत अच्छे तरीके से उनको ऐसे आंसर देना, पूरे एक्सप्लेन करते हो कि उनको भी ये चीजें समझ में आने शुरू हो जाए। अगर कोई आपको पूछता है कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, तो आपका आंसर रहेगा कि सम टोटल ऑफ, सम यानी SUM सम, इसका मतलब ही होता है टोटल, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल, इन द लिविंग सेल। सेल में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होगी सभी को क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। अब थोड़ा और डीप में जाकर के आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज अ समेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बहुत सारी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन को एनाबॉलिज्म कहते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन कहा जाएगा। कैटाबॉलिज्म बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म कहते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाएगा। अब हम हमारे मेन इशू पर आते हैं। मेन इशू ये था कि जिस सेल में मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होगा उस सेल को हम लिविंग सेल कहेंगे। तो लिविंग के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है मेटाबॉलिज्म। इस पेन को आप देखिए, इस पेन के इनसाइड में नेचुरली ऑकरिंग रिएक्शन नहीं होती है, एक भी रिएक्शन नेचुरली परफॉर्म नहीं होगी इस पेन में, तो आप इसको ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। इस बोर्ड में नेचुरल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती है, इट इज ऑल्सो नॉट ऑर्गेनिज्म। जितनी भी चीजें आप देखते हैं, आपके पास पेन है, बुक है, बैग है, रजिस्टर है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। चेयर है, टेबल है, आपके घर की वॉल है, तो नॉन लिविंग थिंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जिस सेल में नेचुरली मेटाबॉलिज्म होगा उसको आप क्या कहेंगे? लिविंग। दूसरी चीज, सेकंड कंडीशन फॉर लिविंग इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को जनरल लैंग्वेज में आप लोग एहसास कह सकते हैं। अब एहसास किस चीज का? तो कॉन्शियसनेस फॉर चेंज इन एनवायरमेंट। हाँ, अथर्व का एक है वर्ड आया कि लोकोमोशन नेसेसरी कंडीशन है ये। जी नहीं, लोकोमोशन अथर्व नॉन मतलब लिविंग के लिए जरूरी नहीं। प्लांट जो होते हैं वो तो नॉन लोकोमोटरी होते, लेकिन फिर भी हम उनको लिविंग कहते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले अपन देखते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में। तो कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग टू द चेंज इन एनवायरमेंट। अब हम फिर से एग्जांपल लेते हैं इस मोबाइल फोन का, और आप इससे ऑर्गेनिज्म को कंपेयर कीजिए। तो जब भी एनवायरमेंट चेंज होगा, एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंट, मोबाइल को किसी चीज का एहसास नहीं होगा, ना ठंडी का, ना बारिश का, और ना ही समर का, समर सीजन का। लेकिन जैसे बहुत सारी ठंडी बढ़ गई तो मुझे कॉन्शियसनेस यानी रिस्पॉन्स होगा, अपने एहसास होगा, जिसकी वजह से मैं गर्म कपड़े पहनूंगा। बहुत तेज धूप आ गई तो मैं कूलर, फैन, AC लगाना शुरू कर दूंगा। बहुत तेज बारिश हो गई तो फिर छाता है यानी कि अम्ब्रेला है या रेन कोट है, इन सारी चीजों के इंतजाम हम लोग करेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि सर प्लांट अगर लिविंग है तो उनमें भी कॉन्शियसनेस होना चाहिए। प्लांट अगर लिविंग है
तो उनको भी एटमॉस्फेयर का एहसास होना चाहिए। लेकिन प्लांट तो किसी टाइप का स्वेटर नहीं पहनता है, ना ही रेनकोट, ना ही अम्ब्रेला का यूज करेगा, और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होने पर इसको कोई आर्टिफिशियल फैन कूलर की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों जवाब सुनिएगा कि प्लांट में भी कॉन्शियसनेस होता है, इसीलिए प्लांट एक पर्टिकुलर सीजन को रिस्पॉन्स करके फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, मैंगो नेचुरली कौन से सीजन में आता है? ऑफ कोर्स समर सीजन में। क्यों समर सीजन में आता है भाई? विंटर में क्यों नहीं, रेन सीजन में क्यों नहीं? क्योंकि ट्री जो है मैंगो का वो रिस्पॉन्स करता है, एटमॉस्फेरिक रिस्पॉन्स करता है, और जब उसको अपना फेवरेबल सीजन मिल जाएगा तब वो उसी सीजन में फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। कई फ्रूट विंटर सीजन में आते हैं, कई फ्रूट्स रेनी सीजन में आते हैं, कई वेजिटेबल, कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको प्लांट अपने फेवरेबल सीजन में ही प्रोड्यूस करता है, क्योंकि प्लांट में कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज याद रखिए। फिर जब हम स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर शुरू करेंगे, उस चैप्टर का टाइटल है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें और ज्यादा प्रॉपर्टीज आएगी, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। तो बहुत डिटेल का कॉन्सेप्ट है, अभी हम बेसिक पढ़ रहे ना, तो आपको इतना याद रखना है कि भाई जिस चीज में मेटाबॉलिज्म रहेगा वो लिविंग, जिसमें कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी रहेगी वो लिविंग। मेटाबॉलिज्म नहीं रहा, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहा, तो आप उसको नॉन लिविंग कहेंगे और फिजिकल साइंस में स्टडी करना शुरू कर देंगे। क्लियर? ओके। तो बायोलॉजिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म। नो, ऑर्गेनिज्म are mainly classified into two types on the basis of our resolving power। तो मैं इसको दूसरी स्लाइड पर लिखता हूं, on the basis of size organisms are mainly classified into two types। The first type is known as microorganism and second category is known as macroorganism। So these are the two types of organism classified on the basis of what? On the basis of size। अब कितनी साइज होनी चाहिए ताकि आप ऑर्गेनिज्म को माइक्रो कह सके या मैक्रो कह सकते? एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमारी आइस का जो नॉर्मल रिजॉल्विंग पावर है वो होता है 0.25 सेंटीमीटर। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज अगर 0.25 सेंटीमीटर है तो आप अपनी आंखों से डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का साइज वो 0.25 सेंटीमीटर से छोटा हुआ तो आप अपनी आंखों से डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ये हो जाएगा माइक्रो। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट का साइज 0.25 सेंटीमीटर या इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली आप उसको आंखों से देख सकते हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। तो 0.25 सेंटीमीटर से छोटा जो आंखों से डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा उसको आप कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 0.25 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा लार्जर जिसको आप अपनी आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं उसे कहा जाएगा मैक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल इन साइज। कितनी स्मॉल साइज? तो ये आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको डायरेक्टली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। एग्जाम्पल, आपके शरीर पर, आपके स्किन पर, आपके शर्ट के ऊपर, आपके रजिस्टर, पेन, बुक, बैग, टेबल, दीवारें, हर जगह, इवन आपके सामने एयर में, एवरीवेयर, हर जगह लाखों करोड़ों बैक्टीरिया घूम रहे हैं। लेकिन क्या आप उनको आंखों से देख सकते? बिल्कुल नहीं देख सकते। मैं भी नहीं देख सकता, हालांकि चश्मा लगा हुआ है। क्यों नहीं देख सकते हम लोग? क्योंकि इन बैक्टीरिया का साइज 0.25 सेंटीमीटर से बहुत ही छोटा होता है।
माइक्रोमीटर में इनका साइज होता है, 10⁻⁻⁶ की रेंज में। तो हम बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओनली सम फंजाई। फॉर एग्जांपल ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस का बायोलॉजिकल नेम है, ये हम देखेंगे डिटेल में। और वायरसेस को तो हम वैसे ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, वायरसेस को हम ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते क्योंकि वायरस के पास में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड। चलिए वायरस से बात निकल गई, तो मैं आपको अगले लेक्चर में कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगा कि कोरोना वायरस किस तरह से बना है, उसमें जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो किस तरह से ऑपरेट होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल को आरटीपीसीआर से क्यों डिटेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट डिटेक्ट क्यों नहीं किया जाता। तो बिल्कुल सब्र रखिए आप, कल हम डिटेल स्टडी करेंगे कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, इन्फेक्शन किस तरह से होता है, आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट में किस तरह पता होता है कि कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव है। ठीक है, और ये टॉपिक होना भी जरूरी है क्योंकि करंट अफेयर में हमको नॉलेज नहीं रहेगी तो किसको रहेंगी भाई, हम साइंस वाले स्टूडेंट है ना, हमको नॉलेज होना जरूरी है। तो पहले अपन ये कंप्लीट करते कि अगर वायरस को ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाएगा तो उसके साइज बैक्टीरिया से भी बहुत सारी छोटी है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और कुछ वायरसेस इवन बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते, कुछ वायरसेस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं। उन वायरसेस को फेज कहा जाता है, फेज और बैक्टीरियोफेज। वायरस that infect bacteria is known as phage और बैक्टीरियोफेज। ठीक है, हाँ, तो ये एग्जाम्पल से कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स भी हैं जिनको हम डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, उनको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमको लेंस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म we must have to arrange lens, and arrangement of lens or lenses is known as, arrangement of lens or lenses is known as microscope. Microscope are of three types. The first type is simple microscope. Simple microscope which consisting of only one lens, single lens is called as simple microscope. जैसा कि मैंने भी एक स्पेक्ट पहनू, चश्मा है, कई लोगों में, आपको भी चश्मा होगा या आपके फैमिली में, तो ये एक आईज के लिए एक लेंस है, इट इज कॉल्ड ए सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा कि कई बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें कमजोर होने की वजह से न्यूज़पेपर का फॉन्ट क्लियर नजर नहीं आता है, तो दे यूज अ मैग्नीफाइंग लेंस। द यूज ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस is also called as simple microscope. Now another type of microscope is known as compound microscope. The microscope which consisting on two lenses. One lens is near to your eyes, it is called as eyepiece, and its diameter is comparatively larger. Another lens which is present towards the object is present on the slide. Other lens which is closer to the object, it is known as objective, and the diameter of object is comparatively smaller. Clear? So when two lenses are using for observation of the object, then it is called as compound microscope. Third type of microscope is known as electron microscope, in which lenses are not used. Electric beam or electron beam is used and screen show the structure. Electron microscope are again divided into two types: scanning electron microscope and transmission electron microscope. For observation of organelles
like chloroplast, mitochondria, peroxisome. A scanning electron microscope is mostly used. So this is all about the microorganism. The organism whose size is greater than 0.25 centimeter is known as macroorganism, and macroorganisms are easily visible by our eyes directly. These macroorganisms included every organism which you can see directly: ant, elephant, tiger, monkey, dog, cat, humans, plant, means the plant which are visible by eyes. So they are called as macroorganism. Next important thing is the microorganism. The best example is what? Bacteria. This bacteria is made up of only one cell. That is, microorganisms are unicellular organism. As they are made up of only one cell, macroorganisms are known as unicellular organism, and the type of cell is prokaryotic cell. However, in second category, that is macroorganism, the body of organism is made up of too many cells. And this macroorganism, which is made up of so many cells, it is known as multicellular organism. So macroorganisms are multicellular, and type of cell is eukaryotic cell. You know that eukaryotic cell is advanced type of cell, and prokaryotic cell is primitive type of cell. तो अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे. आप इतना पहले नोट कर लीजिए या बोर्ड पर देखकर कम से कम इसको याद कर लीजिए. Okay, now we are moving further. Microorganism can be visualized only in microscope. They are made up of one cell and prokaryotic type, but macroorganisms are multicellular. They are made up of eukaryotic type of cell. So there are few major differences between prokaryote and eukaryotic cell. You already know that क्योंकि 8th, 9th, 10th में भी आपका हुआ होगा कि in eukaryotic cell organelles are present. Organelles are present. अब ये ऑर्गेनल क्या होते हैं? तो बच्चों, ऑर्गेनल होते हैं कंपार्टमेंट जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. सपोज दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. साइटोप्लाज्म इज बाउंडेड बाय प्लाज्मा membrane. Okay, now this is colorless ground fluid. This colorless ground fluid is known as cytoplasm. Inside the cytoplasm, various different compartments are present. Each compartment is again bound by same type of membrane. These compartments are known as organelle, which are present only in eukaryotic cell. In case of prokaryotic cell, in the cytoplasm of the cell, organelles are not present, but only one organelle is there, and the name of this organelle is ribosome. Ribosome, primitive type of ribosome. तो क्या मेन डिफरेंसेस है प्रो और यूकैरियोटिक सेल में? पहला मेन डिफरेंस है, इन यूकैरियोटिक सेल membrane bound compartments, means membrane bound organelles are present, but in prokaryotic cell membrane bound organelles are not present. Only ribosome is present, and this ribosome is not bounded by membrane. I am revising once again. Ribosome is non-membrane bound organelle. Remember always one thing. Okay. Second major difference, in prokaryotic cell, the DNA molecule is circular and it is not covered by membrane. That is, true nucleus is not present in prokaryotic cell. But in case of eukaryotic cell, DNA molecules are linear
they are formed in chromosome structure, and this chromosome are bounded by membrane. Means true nucleus is present in eukaryotic cell and true nucleus is not present in prokaryotic cell. So karyo means nucleus and U means true. So as true nucleus is present, it is called as eukaryotic cell. Pro means primitive. Primitive means not well developed, that is without membrane. So without membrane nucleus is present, it is called as prokaryotic cell. तो आप इतना नोट कीजिए. रिमेनिंग पोर्शन विल सी टुमारो. कल कोरोना वायरस के बारे में आप भी पढ़ करके आएंगे और क्लास के अंदर आपको अगर कोई डाउट्स रहेंगे या कोई क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं. कल हम उस कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं. कल के लेक्चर के लिए और बहुत सारे साथियों को आप जुड़ा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.